नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा में आपको यहां से 1 से 2 नंबर देखने को मिल ही जाएंगे। डेली करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने ही रखा हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत सरकार कच्चे आम तेल जो पाम तेल है उस पर कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। ये है पाम ऑयल, कच्चा पाम ऑयल मतलब ऑयल है, यानी कि तेल है, कच्चा तेल। इसका क्या है, 7.5% से घटाकर 5% किया है। वह किसने किया है? वह है भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार द्वारा इस 7.5% को 5% घटाकर किया गया है। जो कृषि उपकर लगता था 7.5%, उसको घटाकर 5% किया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने और घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि को रोकने, जो तेल में वृद्धि आए दिन हो रही थी, उस वृद्धि को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल पर के लिए जो कृषि उपकर को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्रूड पाम ऑयल, जो क्रूड पाम ऑयल है, क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर आयात शुल्क की वर्तमान मूल्य दर इस साल 30 सितंबर तक शून्य है। ये हैं सारे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। अगले इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। किससे? इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी को रोका जा सकेगा। जो तेल में आए दिन वृद्धि हो रही थी, उस वृद्धि को रोका जा सकेगा। रिफाइंड पाम तेल पर 12.5%, रिफाइंड सोयाबीन पर 17.5% और रिफाइंड सनफ्लावर तेल पर 17.5% आयात शुल्क 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगा। यह जो शुल्क है वह 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगा। कितनी है? जो रिफाइंड पाम तेल है उस पर है 12.5% और रिफाइंड सोयाबीन पर 17.5% और रिफाइंड सनफ्लावर तेल पर 17.5%। आयात शुल्क कब तक रहेगा? 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगा। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके अलावा 1995 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरकार ने इस वर्ष 30 जून तक खाद्य तेलों को और तिलहनी पर स्टॉक सीमा तक निर्धारित किया है। ये हैं सारे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न रखा है आपके सामने, खारू टीम। अगला प्रश्न है, खारू टीम महिलाओं के लिए 15वीं CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। ये आप देख सकते हैं खारू टीम को। यह है खारू टीम, इन्होंने आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। जो महिलाएं हैं, ये महिलाओं के लिए 15वीं CEC, कौन सी है? 15वें नंबर की CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। ये आप चित्र के माध्यम से देख ही सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है। लेह यानी कि लद्दाख, जो लेह लद्दाख में 15वीं CEC कप महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का समापन 15 फरवरी 2022 को हुआ है। कब हुआ है? इसका समापन 15 फरवरी 2022 को अभी हाल ही में हुआ है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, खारू टीम ने चैंपियनशिप जीती है और जो खारू टीम थी वहाँ की, खारू टीम ने जो इस चैंपियनशिप की विजेता रही है। इसके चलिए आइए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। फैक्ट है, टीम ने लेह के NDS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आइस हॉकी रिंक के लालोक के खिलाफ फाइनल मैच खेला है। किसके खिलाफ खेला है? यह लेह ने NDS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आइस हॉकी रिंक के लालोक के खिलाफ, किसने? लालोक के खिलाफ फाइनल मैच खेला है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जिला युवा सेवा एवं कौन सा? जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब लेह के सहयोग से आयोजित टूर्नामेंट में 7 टीमों ने भाग लिया था। कितनी टीमों ने भाग लिया था? 7 टीमों ने। कितनी टीमों ने? 7 टीमों ने भाग लिया था।
चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रखा है, अगला प्रश्न है रेलटेक। जो रेलटेक है वित्तीय स्पोर्ट्स में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है। ये रेलटेक का आप चित्र देख सकते हैं और ये लोगो है रेलटेक का, और ये रेलटेक है। रेलटेक ने क्या किया है, वित्तीय स्पोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार जीता है, ICAI पुरस्कार जीता है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, रेलटेक ने सार्वजनिक क्षेत्र में संस्थाओं की श्रेणी में 2021 के लिए वित्तीय स्पोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI पुरस्कार प्राप्त किया है। इसका दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कंपनी को पट्टिका श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। किसमें घोषित किया गया है, वह है पट्टिका श्रेणी में। किसमें, पट्टिका श्रेणी में। विजेता को किसमें घोषित किया है, पट्टिका श्रेणी में। इसका अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वित्तीय रिपोर्टिंग में वित्तीय जानकारी की तैयारी और प्रस्तुत शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग में वित्तीय जानकारी और की तैयारी के साथ शामिल है। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है। प्रभारी वित्तीय रिपोर्टिंग, जो प्रभारी वित्तीय रिपोर्टिंग देश के आर्थिक विकास में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से प्रदान की गई है जानकारी प्रबंधक और अन्य संबंधित हितधारकों को विभिन्न प्रभारी व्यवसाय, निवेश, नियामक निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAIR का फुल फॉर्म क्या है, ICAIR का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यह ICAI का फुल फॉर्म है, ICAI के द्वारा दिया गया है, जो प्रमुख लेखा निकाय है, जो 1958 से इन पुरस्कारों के लिए वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। ये हैं सारे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रखा है, अगला प्रश्न है N चंद्रशेखरन। जो N चंद्रशेखरन है वह फिर से बने टाटा सन्स के अध्यक्ष। जो ये आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये N चंद्रशेखरन हैं, जो फिर से क्या बन गए हैं, टाटा सन्स के अध्यक्ष बन गए हैं। जो टाटा सन्स है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं N चंद्रशेखरन को। ये आप चित्र के माध्यम से देख ही सकते हैं N चंद्रशेखरन को, ये है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने दूसरे 5 साल के कार्यालय के लिए कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में N चंद्रशेखरन को फिर से नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इन्हें क्या किया है, फिर से नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। किसे दे दी है, N चंद्रशेखरन। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसका दूसरा अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अध्यक्ष के रूप में चंद्रशेखरन का वर्तमान कार्यकाल फरवरी 2022 के अंत में समाप्त होना था। कब समाप्त होना था, फरवरी 2022 के अंत में समाप्त होना था। इसका अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वर्ष 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए और 2017 में अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। किसने संभाला था, N चंद्रशेखरन ने, इन्होंने संभाला था। चलिए आइए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पिछले 5 वर्षों में चंद्रशेखरन के कार्यकाल में समूह द्वारा स्टील, विमानन और डिजिटल क्षेत्रों में कई विलय और अधिग्रहण, सेलुलर टेलीफोनी उद्योग में पूरी तरह से बाहर निकलने का मौका मिला है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, चंद्रा ने पहले कार्यों में से एक जिसमें वह लोकप्रिय हुए वह था टाटा टेली सर्विसेज से छुटकारा दिलाया है, जिससे अब तक AGR बकाया और भुगतान करने के अलावा बैंक ऋणों का भुगतान करने में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रखा है,
अगला प्रश्न है आपके सामने, तेलंगाना सरकार, जो तेलंगाना सरकार है उसने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए, क्या, उच्च शिक्षा यानी कि प्राथमिक से ऊपर वाली शिक्षा होती है उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिलिंग के साथ समझौता किया है। किसके साथ किया है? ब्रिटिश काउंसिलिंग के साथ समझौता किया है। ये आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये है, चित्र के माध्यम से देख लीजिए आप, ये चित्र के माध्यम से समझौता हो रहा है। किसने किया है? तेलंगाना सरकार द्वारा। तेलंगाना सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में विस्तार कर यानी कि उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिलिंग के साथ समझौता कर लिया है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तेलंगाना सरकार और ब्रिटिश काउंसिल शैक्षिक अवसरों पर सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शिक्षा, अंग्रेजी और कला में साझेदारी को नवीकृत करने के लिए 3 साल का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कितने साल का समझौता है? वह 3 साल का समझौता है। कितने साल का? 3 साल के समझौते पर विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। किस किस पर है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है इसका? है सांस्कृतिक का आदान प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शिक्षा, अंग्रेजी और कला पर साझेदारी को नवीकृत करने के लिए 3 साल का समझौता ज्ञापन किया है। चलिए आइए देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है इसका। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तेलंगाना ने युवाओं के लिए, किसके लिए? युवाओं के लिए वैश्विक अवसर प्रदान करने का संस्थानों के बीच अनुसंधान की सुविधा और विश्व स्तर पर उच्च शिक्षा का विस्तार करने में सहायता करना है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, विस्तार 3 साल के MOU के तहत ब्रिटिश काउंसिलिंग में हैदराबाद के रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल HRICH के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो यूके और तेलंगाना में विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थान और उत्कृष्ट केंद्रों के बीच नई साझेदारी के लिए मिलकर काम करेगा। ये हैं सारे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है नाबार्ड। नाबार्ड जो है, नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, कौन सी बैंक है? नाबार्ड का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। प्राकृतिक खेती किसके लिए है? नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? वह है जीवा कार्यक्रम। जीवा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है नाबार्ड बैंक द्वारा। नाबार्ड बैंक ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया। ये आप देख सकते हैं, प्राकृतिक खेती ऐसे होती है। ये चित्र के माध्यम से आप देख ही लीजिए। खेती को प्राकृतिक तरीके से करने के लिए, जो बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड आगे आई है, नाबार्ड बैंक ने यह जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने 11 राज्य, इसमें कितने शामिल हैं? 11 राज्य में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाडी कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कृषि पारिस्थितिकी के सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दीर्घकालीन स्थिरता, पहले से मौजूद सामाजिक प्राकृतिक पूंजी और कुशल खेती को और बदलना है। ये हैं सारे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए आइए देखते हैं इसके अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है जीवा एक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम है। क्या है? जीवा जो है, जो जीवा कार्यक्रम है एक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम है जो नाबार्ड में वाटरशेड कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का एक सम्मेलन है और इसे 11 राज्यों में लागू किया जाएगा। कितने राज्य हैं? 11 राज्य, जिसमें 5 कृषि क्षेत्र शामिल हैं जो पारिस्थितिकी रूप से नाजुक और वर्षा आधारित क्षेत्र में से एक हैं। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न की ओर चलने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है,
अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पी के चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया कर सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें एवं सावधान जरूर रहें।